Hello viewers. Welcome to the second presentation about the Pakistan Affairs paper of the CSS. In this video, I will introduce the ideology of Pakistan. We will discuss the meaning of ideology, the ideology of Pakistan, the rationale for the ideology of Pakistan, and the ideology of Pakistan in the statements of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको एट द लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। हम स्टार्ट करेंगे कि आइडियोलॉजी की क्या मीनिंग है। आइडियोलॉजी इज ए बॉडी ऑफ आइडियाज विच रिफ्लेक्ट्स द बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ ए नेशन एंड इट्स पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। अब इसमें मैंने तीन चीज़ें हाईलाइट की हैं, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। तो अब हम इन तीन चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हम एग्जांपल लेंगे जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो दो स्ट्रॉन्गेस्ट आइडियोलॉजीज रही हैं, लिबरलिज्म और सोशलिज्म। तो अब हम उसकी मदद से हम आइडियोलॉजी को आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ थिंग द आइडियाज। आइडियोलॉजी में बेसिकली आइडियाज या बिलीव्स होते हैं जो कि बेसिकली आइडियोलॉजी को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लिबरलिज्म की बात करें तो लिबरलिज्म के जो बेसिक बिलीव्स हैं या बेसिक आइडियाज़ हैं उनमें जो एक आइडिया वो ये है कि द फंडामेंटल कंडीशन इन सोसाइटी इज ऑफ कॉपरेशन, और जो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो एक एक्सेप्शन होता है। जनरली सोसाइटी की जो बेसिक कंडीशन जो है, नॉर्मल कंडीशन जो है वो कॉपरेशन की है, लेकिन सोशलिज्म जो है वो इस चीज़ को निगेट करता है और सोशलिज्म में कहता है कि द फंडामेंटल कंडीशन इन सोसाइटी इज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि सोसाइटी में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है मुख्तलिफ क्लासेस के दरमियान और मे बी मुख्तलिफ रिलीजन्स के दरमियान भी हो सकता है, लेकिन सोशलिज्म में जो बेसिक एम्फेसिस होती है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट के अंदर है। तो ये एक बुनियादी डिफरेंस आ जाता है लिबरलिज्म में और सोशलिज्म में। फिर लिबरलिज्म का जो दूसरा बड़ा आइडिया ये बिलीफ है वो ये है कि पीपल कैन बेटर मैनेज देयर अफेयर्स देमसेल्व्स। सोशलिज्म इसको भी निगेट करता है और अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म लेफ्ट टू देमसेल्व स्ट्रॉन्ग विल एक्सप्लॉइट द वीक। तो वो क्योंकि सोसाइटी में कहते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है क्लासेस के दरमियान, तो जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग क्लास है वो वीक क्लास को एक्सप्लॉइट करेगी। इसी वजह से क्योंकि लिबरलिज्म का ये व्यू है कि पीपल कैन बेटर मैनेज देयर अफेयर्स देमसेल्व्स, तो वह कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, स्मॉल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसका बुनियादी काम ये होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट हो या लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई सिचुएशन है तो उसको वो हैंडल करें। सोशलिज्म इस बात को भी निगेट करता है। अकॉर्डिंग टू सोशलिज्म जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वह लार्ज होनी चाहिए, उसका काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना या बिजनेसेस के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना नहीं है, बल्कि उसका काम एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो है उसको प्रोवाइड करना भी है। तो बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट जो कंट्रीज़ होते हैं जैसे फॉर्मर यूएसएसआर था या इस वक्त चाइना है, वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। फोर्थ जो बेसिक आइडिया है लिबरलिज्म का वो ये है कि मार्केट्स आर द मोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म टू एलोकेट रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में और नॉट एवरी वन कैन गेट एवरीथिंग, तो सोसाइटी को इन रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है मुख्तलिफ लोग ग्रुप्स में भी, मुख्तलिफ लोग कंज्यूमर्स में भी, बिजनेसेस में भी। तो वो ये कहते हैं कि बेस्ट जो मैकेनिज्म है अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म वो मार्केट है। तो मार्केट डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस होना चाहिए और किसके लिए प्रोड्यूस होना चाहिए। सोशलिज्म इस चीज़ को भी निगेट करता है, वो ये कहता है कि नहीं, जो सेंट्रल प्लानिंग जो है दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एलोकेट रिसोर्सेज। ऑफ कोर्स जो सेंट्रल प्लानिंग है वो गवर्नमेंट करती है। तो ये एग्जांपल आपको एक दी थी कि आइडियोलॉजी में जो तीन में से एक बेसिक चीज़ है वो है आइडियाज़, और आइडियाज़ की हमने आपको
एक एक्सप्लेनेशन दे दी। आइडियोलॉजी का जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है वैल्यूज़। वैल्यूज़ का मतलब ये होता है कि आप किस चीज़ को समझते हैं कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर है सोसाइटी के लिए। अब हम दोबारा इसकी आपको लिबरलिज्म और सोशलिज्म की एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे कि वैल्यूज़ का क्या मतलब है। लिबरलिज्म जो है वो स्टैंड करता है स्ट्रॉन्ग मार्केट मैकेनिज्म की तरह, क्योंकि उनका ये व्यू ये होता है कि जैसे आपको अभी बताया था कि मार्केट्स आर द बेस्ट टू एलोकेट रिसोर्सेज। तो इसी वजह से जो स्ट्रॉन्ग मार्केट मैकेनिज्म होना चाहिए एक इफेक्टिवली रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए। सोशलिज्म की जो वैल्यू है या एम्फेसिस है वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो इकोनॉमी भी और जो ओवरऑल सोसाइटी भी अच्छे तरीके से काम करेगी। फिर लिबरलिज्म का एक बेसिक आइडिया है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि हर शख्स को प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट होना चाहिए। और ये कैपिटलिज्म जो कि लिबरलिज्म ही की एक फॉर्म है उसमें भी प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सोशलिज्म जो है वो बिलीव करता है पब्लिक ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज में, यानी कि जितने भी जो बड़े रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल लैंड है, वो पब्लिक ओन करती है। पब्लिक का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है या स्टेट है वो ओन करती है। लिबरलिज्म अटैचेस हाई वैल्यू टू इंडिविजुअल्स राइट टू चूज। हर शख्स की मर्जी है कि वो जो मर्जी प्रोफेशन करे, जो उसका रिलीजन हो वो करे, एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे। सोशलिज्म का जो वैल्यू जिस चीज़ को अटैच करते हैं वो इंडिविजुअल की बजाय कलेक्टिव इंटरेस्ट को करते हैं, कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को नहीं हमने ये देखना कि पूरी सोसाइटी के इंटरेस्ट में क्या चीज़ है। फिर एक और इम्पोर्टेंट जो वैल्यू है लिबरलिज्म की, वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सिविल राइट हो गया, पॉलिटिकल राइट में राइट टू वोट ये एक पॉलिटिकल राइट है। सोशलिज्म में जो ज़्यादा वैल्यू है अटैच की जाती है, प्राइमेसी जो है वो इकोनॉमिक राइट्स की है। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी के ऊपर ये राइट है कि हर शख्स जो है उसको एक अच्छी इकोनॉमिक एक डिसेंट लाइफ गुजारने का एक राइट होना चाहिए। अब हम आते हैं थर्ड एस्पेक्ट है आइडियोलॉजी का, पॉलिटिकल एस्पायरेशंस। क्योंकि आइडियोलॉजी एसेंशियली एक एक फिलॉसफी एज सच नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजी एसेंशियली जो है वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल का नाम है। इट्स बेसिकली ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। ये फिलॉसफी भी अगर हम इसको कहेंगे तो ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है। अब हम देखें कि लिबरलिज्म और सोशलिज्म में क्या डिफरेंस आ जाता है। लिबरलिज्म जो पॉलिटिकल बात करता है मेजोरिटेरियनिज्म की, यानी कि मेजोरिटी जो फैसला कर लेगी वो फैसला दुरुस्त होगा। सोशलिज्म जो है वो कंसेंसस के ऊपर बिलीव करता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 10 आउट ऑफ 6 जो है वो करें, बल्कि वो कहते हैं कि 10 आउट ऑफ 10 जो हैं वो एक चीज़ के ऊपर एग्री होना चाहिए। लिबरलिज्म का जो फेवरेट सिस्टम है वो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, वेयर द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। सोशलिज्म जो है उसका अपना एक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, जिसको वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहते हैं या सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं, वेयर एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी। लिबरलिज्म बिलीव करता है कि पीपल हैव द राइट टू चेंज द गवर्नमेंट। सोशलिज्म इस चीज़ पे फोकस नहीं करता, बल्कि वो ये कहते हैं कि द पीपल हैव द ड्यूटी टू ओबे द गवर्नमेंट। तो वो सिटीज़न की जो ड्यूटीज़ हैं उस पर ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं। फिर लिबरलिज्म जब चेंज की बात करता है तो वो कहता है चेंज होनी चाहिए थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मीन्स। सोशलिज्म कहता है कि चेंज जो है वो थ्रू रेवोल्यूशनरी मीन्स होनी चाहिए। तो ये बेसिक आपको जो एग्जांपल दी हैं ये बताने के लिए दी हैं कि आइडियोलॉजी क्या होती है, इसके क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ताकि जब आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की तरफ जाएं तो आपको उसको समझने में आसानी हो। अब हम आते हैं कि आइडियोलॉजी की क्या कंटेंट है। आइडियोलॉजी में 6 एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक एक्सप्लेनेटरी थ्योरी है अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड, जैसे हमने आपको भी बताया था सोशलिज्म और कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की एग्जांपल से। देन इट्स ए प्रोग्राम ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है तो ये आपको एक प्रोग्राम भी देती है।
रियलाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम थ्रू पॉलिटिकल स्ट्रगल, पर उस प्रोग्राम को जब आप रियलाइज करते हैं तो उसके लिए आपको एक पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी पड़ती है। जैसे इंडियन मुस्लिम्स ने जब अपना एक प्रोग्राम बनाया कि हमने एक गोल बनाया कि हमने एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो है पाकिस्तान बनाना, तो उसके लिए उन्होंने एक पॉलिटिकल स्ट्रगल भी की। फिर आइडियोलॉजी के आपको लोगों को उसमें रिक्रूट करना पड़ता है। जितने ज़्यादा लोग उसमें आएंगे उतने ज़्यादा आपकी जो मूवमेंट है वो स्ट्रॉन्ग होगी। एड्रेसिंग अ वाइड पब्लिक, आइडियोलॉजी कुछ ख़ास लोगों को अपील नहीं करती, बल्कि उसकी कोशिश ये होती है कि वाइड पब्लिक को अपील की जाए। एंड इट कन्फर सम स्पेशल रोल ऑफ लीडरशिप, उसमें लीडरशिप का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लीडर जो हैं उस मूवमेंट को वो गाइड करते हैं और उसको लीड भी करते हैं। अब हम आते हैं कि आइडियोलॉजी के कंटेंट के ऊपर आते हैं। आइडियोलॉजी हमेशा जो है वो एक ओपोजिशन ब्रीड करती है। फॉर एग्जांपल जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी तो उसके जवाब में लिबरलिज्म या कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी थी। इस तरह जब इंडियन मुस्लिम्स ने टू नेशन थ्योरी दी तो कांग्रेस ने उसके जवाब में वन नेशन थ्योरी उनकी तरफ से आई। फिर अबाउंड, क्योंकि आइडियोलॉजी जो है वो एक पॉलिटिकल चेंज लाना चाहते हैं, तो इस वजह से आइडियोलॉजी में इस कुछ खास फ्रेजेस या वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे रेजिस्ट, ओवरकम, स्ट्रगल एंड कनकर। अब हम एक और बताते हैं कि आइडियोलॉजी का डिफरेंस जो है प्रैग्मेटिज्म से क्या है। प्रैग्मेटिज्म बेसिकली एक फिलॉसफी है जहाँ पे देखा जाता है कि अगर कोई चीज़ सही है या गलत है उसका अंदाज़ा लगाना तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे से चीज़ों को जज करते हैं। अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक हैं तो वह थ्योरी या वो अप्रोच जो है वो दुरुस्त है। आइडियोलॉजी इस चीज़ को नहीं मानती। आइडियोलॉजी कहते हैं कि एक्शन को अगर आपने जज करना है तो उसके डॉक्ट्राइन्स, अगर वो प्रिंसिपल ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट का प्रिंसिपल ठीक है, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो आपको एक्सेप्टेबल होंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों को हम कहते हैं कि ये फ़लाँ आदमी जो है ये बहुत आइडियोलॉजिकल आदमी है। उसका मतलब ये है कि वो एक कमिटेड है अपने आइडियाज़ के साथ। इसी तरह आइडियोलॉजी और नैरेटिव में भी डिफरेंट होता है। नैरेटिव बेसिकली स्टोरीज होते हैं और उसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, बेसिकली दे आर स्टोरीज। आइडियोलॉजी है वो एक फिलॉसफी है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, एक डॉक्ट्राइन है, एक सिस्टम ऑफ बिलीव्स है। मजीद डिफरेंस ये है कि नैरेटिव्स जो है दे मे चेंज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, ये चेंज होते रहते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं सिचुएशन के साथ साथ। आइडियोलॉजी है वो रिजिड है और एंड्यूरिंग है, तो उसके अंदर चेंजेस बहुत कम आती हैं। जो बेसिक आइडियाज़ हैं आइडियोलॉजी के वो चेंज नहीं होते। अगर वो चेंज हो जाए तो फिर वो आइडियोलॉजी नहीं रहती, बल्कि वो एक डिफरेंट आइडियोलॉजी बन जाती है। अब आइडियोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन आपके आंसर देती है कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल अगर आपने इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एलोकेट करना है तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे, मार्केट है या स्टेट है। एक आपको डायरेक्शन देती है, एक दफ़ा आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया तब आपको डायरेक्शन देती है जिसमें आपने मूव करना है। लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोग उस आइडियोलॉजी के साथ अपनी कमिटमेंट करते हैं। और फिर ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए आपको एक प्रोग्राम देती है, जैसे हमने पहले भी मेंशन किया, एक रोड मैप देती है पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए। और आइडियोलॉजी जो है वो एक यूनिफाइंग फोर्स भी है, तमाम जो लोग जो आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं उनको इकट्ठा करती है। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब हम आएंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है दैट इज़ द टू नेशन थ्योरी। इसको आप मुस्लिम नेशनलिज्म भी कह सकते हैं। बेसिकली वो थ्योरी ये कहती है कि इंडिया वाज इनहेबिटेड बाय टू नेशंस, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, who could not live together in one state, therefore Muslims of India must have their separate homeland। जब पाकिस्तान की स्ट्रगल जारी थी तो बेसिक जो आर्गूमेंट था वो ये था कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो टू डिफरेंट नेशंस हैं, और क्योंकि हर नेशन की एक अपनी स्टेट होनी चाहिए, जैसा नेशन स्टेट का प्रिंसिपल है, लिहाजा इंडियन मुस्लिम जो है दे शुड आल्सो हैव देयर ओन स्टेट। तो इसको जैसे हमने कहा इसको हम मुस्लिम नेशनलिज्म भी कहते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आइडियोलॉजी
इज अपोज्ड बाय अनदर आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान थी, इसको कांग्रेस और हिंदूज ने इसको अपोज किया था। उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी इंडियन नेशनलिज्म। उसका मतलब ये था कि इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, वेदर दे आर मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख्स, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, or they belong to any other religion, they constitute one nation. अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मुसलमानों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं टू सेपरेट नेशंस हैं, तो क्या उनके आर्गूमेंट्स थे? जाहिर है आइडियोलॉजी जो है वो एक सिस्टम है, एक डॉक्ट्राइन है, तो उसके कुछ आर्गूमेंट्स होते हैं, वो सिर्फ स्पेकुलेशंस के ऊपर या उस पर नैरो के ऊपर नहीं चलती, बल्कि उसकी बेसिस में कुछ आर्गूमेंट्स होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इस आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या मुस्लिम नेशनलिज्म जो था, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी। उसमें मुख्तलिफ आर्गूमेंट यूज़ किए गए थे। एक हिस्टोरिकल आर्गूमेंट्स भी थे, पॉलिटिकल आर्गूमेंट्स भी थे, कल्चरल आर्गूमेंट्स भी थे और रिलीजियस आर्गूमेंट्स भी थे। तो ये तमाम आर्गूमेंट जो थे, जो इंडियन मुस्लिम्स ने और मुस्लिम लीग ने इन्हें यूज़ किया था। हिस्टोरिकल आर्गूमेंट के मुताबिक ये है कि मुसलमानों की जो फर्स्ट रूल जो था, पहली दफ़ा जो एस्टेब्लिश हुआ था, या फर्स्ट एम्पायर एस्टेब्लिश हुई थी, दैट वाज एस्टेब्लिश एट द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। और उस वक़्त से लेके इंडियन मुस्लिम्स रिमेन कॉन्शियस ऑफ देयर सेपरेट आइडेंटिटी। मुख्तलिफ यहाँ पे डायनेस्टीज आई, जैसे तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी और फिर मुगल डायनेस्टी। और मुस्लिम रूल जो है वो फाइनली एंड हुआ 1857 में। तो 12th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक जो मुसलमानों का रूल जो रहा है, उस पूरे अरसे में मुस्लिम्स रिमेन कॉन्शियस ऑफ देयर सेपरेट आइडेंटिटी। उसके बाद जब मुसलमानों का डिक्लाइन हो गया, मुगल एम्पायर फेल अपार्ट, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने एक पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को बिल्डअप करने में बहुत रोल अदा किया। सर सैयद अहमद ख़ान ने यह कहा कि जब इंडिया में पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस का इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि पार्लियामेंट्री अगर इंस्टीट्यूशंस आएंगे तो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस की क्योंकि बुनियाद मेजॉरिटी रूल के ऊपर होती है, और मेजॉरिटी रूल का मतलब होगा कि हिंदूज जो हैं, क्योंकि उनकी तादाद मुसलमानों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी, सो हिंदूज विल ऑलवेज बी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, तो मुसलमानों को उसका फ़ायदा नहीं होगा। और उनका ये ख्याल था कि मुसलमानों को सियासत की बजाय अपनी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए, बिकॉज दे आर वेल बिहाइंड ऑफ हिंदूज इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। इसी वजह से जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हुई, तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को वार्न किया, उन्होंने एडवाइस किया कि यू डोंट ज्वाइन द कांग्रेस। फिर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, और 1911 में इस जो पार्टीशन को अनल कर दिया गया, यानी कि जो पार्टीशन हुई थी उसको ख़त्म कर दिया गया। तो इसने भी बताया कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं दे आर टू डिफरेंट नेशंस। बंगाल जो था वो जो ब्रिटिश इंडिया था उसका सबसे बड़ा सूबा था, और एडमिनिस्ट्रेटिवली इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर वन गवर्नर टू गवर्न दैट प्रोविंस। तो इस वजह से उसको 1905 में इसको दो सूबों में डिवाइड कर दिया गया। जो नया सूबा बना था वो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस था, और उससे ये था कि दैट मुस्लिम्स राइट विल बी प्रोटेक्टेड। लेकिन हिंदूज और कांग्रेस ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को बहुत ज़्यादा अपोज किया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर को प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसको कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट का मतलब ये था कि बायकॉट ऑफ इंग्लिश गुड्स, ताकि जो इंडिया में इंपोर्ट हो रही हैं चीज़ें ब्रिटेन से, उनका बायकॉट किया जाए। और ये प्रेशर जो है अभी बड़ा टैक्टिक्स कामयाब हुआ, और 1911 में जो पार्टीशन थी बंगाल की वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस ले ली। लेकिन उससे ये चीज़ साबित हो गई कि द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज एंड द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स आर डिफरेंट, एंड सेकंड दैट द कांग्रेस स्टैंड्स ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द हिंदूज। फिर जब 1906 अक्टूबर 1906 में मुसलमानों का एक डेलीगेशन विच वाज लेड बाय आगा खान, उन्होंने वायसराय के साथ मुलाकात की,
और जो उन्होंने एक डिमांड वो थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब ये है कि जब इंडिया में इलेक्शंस हों लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, तो उसमें मुसलमानों के लिए कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी जाएँ, जिस पे सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट्स ही रन कर सके, और वोटर भी जो है वो भी मुसलमान हो। क्योंकि ये था कि अगर मुसलमान कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो उनको जो है वोटर जो है, अगर उसमें मुसलमान भी और हिंदूज भी हों तो वो ज़्यादा वोट ले नहीं सकेंगे, तो मुसलमानों के लिए उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम हो जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप फिर उसके 2 महीनों के बाद दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी इस्टेब्लिश होगी। तो ये भी एक उसकी वजह भी ये थी कि कांग्रेस मुसलमान लीडर्स ये समझते थे कि कांग्रेस विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स बिकॉज इट्स अ प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन। इस वजह से एक मुसलमानों के लिए, बिकॉज मुस्लिम्स आल्सो नीड अ सेपरेट पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि मुसलमानों के जो इंटरेस्ट हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट ऑफ द हिंदूज। फिर 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स किए जिन्हें कहते हैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, और इस रिफॉर्म्स में जो मुसलमानों की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की या सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की, वो एक्सेप्ट कर ली। फिर एक और डेवलपमेंट हुई 1916 में जिसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट। इसमें 2 बड़ी चीज़ें हुई। एक तो ये है कि दिस इज द फर्स्ट हिंदू मुस्लिम कंपैक्ट और एग्रीमेंट इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और दूसरा दिस इज द ओनली ओकेजन व्हेन हिंदूज और कांग्रेस कंसीडर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू मुस्लिम। तो उसमें लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने पहली और आखिरी दफ़ा मुसलमानों की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इससे एक लिहाज से कांग्रेस ने भी इस चीज़ को मान लिया कि मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन एंड दे नीड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। ये वीडियो, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म हम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वी विल लुक इनटू द पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस आर्गुमेंट्स फ्रॉम मुस्लिम नेशनलिज्म। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, एंड वी विल आल्सो गो इनटू जिन्नाह, मोहम्मद अली जिन्नाह स्टेटमेंट्स अबाउट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल CSS प्रिपरेशन। अगर आपको पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर के बारे में या ओवरऑल CSS के प्रिपरेशंस के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप इनको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू सून।